नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अदनवाइज के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर। यह सारे क्वेश्चंस होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को डिटेल में चर्चा करूँगा और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो बच्चे यूपीएससी, पीसीएस एंड वनडे की तैयारी करते हैं, यहाँ तक ग्रुप डी की भी तैयारी करते हैं, जीडी की तैयारी करते हैं, या पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, या किसी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, नीति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 को की रात को किसने कहते? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दीबाजी दीजिए। ऑप्शन है डॉक्टर बी अम्बेडकर, बी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेजेंट टाइम यदि देखा जाए इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये आंसर एग्जैक्ट है। जैसे आपको डिटेल में पता ही होगा जवाहरलाल नेहरू के बारे में। यह देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन के बार पूछे गए हैं पेपर में कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो क्या बोलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। राइट, तो ध्यान रखना है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में यदि चर्चा करें तो कई सारे घंटे लग जाएंगे। फिलहाल एक दो शब्द ही एनएफ आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। पहला ऑप्शन है कृष्ण वर्मा, बी ऑप्शन है मैडम कामा, सी ऑप्शन बीजी बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन है वीडी सावरकर। तो ऑप्शन डी सही है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2010 में क्वेश्चन पूछा है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेके वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर के बारे में आपको पता है, इनको सजा मिला था कौन सा? काले पानी की सजा मिला था। काले पानी सजा किसको? वीडी सावरकर को। तो ये है कहाँ? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। समझ में आया? कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो ये होता है सफेद पानी की सजा, सफेद पानी कहा जाए। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है लद्दाख में, तो उनको कहा जाता है सफेद पानी। ठीक है। तो 1947 के पहले, 1947 के पहले कहा जाता था काले पानी की सजा अंडमान निकोबार को। प्रेजेंट में नहीं कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। वीडी सावरकर, तो आपने नाम सुना होगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है अंडमान निकोबार में, इसके नाम पे, वीडी सावरकर के नाम पे। राइट, नेक्स्ट वन। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जो है जीवा नहीं बल्कि मन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, ऑप्शन है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक एंड स्वामी विवेकानंद। रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। कहता है स्वाद का वास्तविक स्थान क्या है? जीवा नहीं बल्कि मन है, बल्कि मन है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी है। इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में यदि हम डिटेल से चर्चा करें तो करीब कई घंटे लग सकते हैं, 2-4-5 घंटा भी इनके लिए कम है महात्मा गांधी बारे में। बाकी महात्मा गांधी अपने जीवन में कई सारे मैगजीन, कई सारे बुक, कई सारे न्यूज़पेपर भी लिखे हैं महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी आपको पता है कि सबसे पहले यदि इसका सत्याग्रह स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर में, तो कहाँ से? बिहार के चंपारण से। राइट।
तो कहा जाए महात्मा गांधी जो लास्ट में जो जेल गए थे, आपको पता होना चाहिए, लास्ट में जो जेल गए थे वो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट मूवमेंट 1942 में, ठीक है। और 1942 में महात्मा गांधी ने दो इंपॉर्टेंट नारे दिए। वो दो इंपॉर्टेंट नारे आपको पता ही होगा, करो या मरो, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा, ये दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नारे 8 अगस्त 1942 को दिए थे महात्मा गांधी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधना ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ऑप्शन है कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। क्वेश्चन को फिर रिपीट करूंगा, यह विचार किसने विकसित किया था, साधना ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? तो ध्यान रखना है इसको, इसका आंसर भी महात्मा गांधी ही होंगे इस क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता ही, भारत की पत्रकारिता के जनक माने जाते राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के पिता ही माने जाते राजा राम मोहन राय, पुनर्जागरण के पिता ही माने जाते राजा राम मोहन राय। तो कौटिल्य के बारे में आपको पता ही होगा, कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है, चाणक्य भी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो लिखा हुआ किताब है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। किस प्रकार कौटिल्य के द्वारा घनानंद को, नंदवंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद को पाटलिपुत्र की गद्दी से उतारा जाता है और चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनाया जाता है। तो मेन रोल किसका है, कौटिल्य। बाकी कौटिल्य के बारे में यदि आप डिटेल से पढ़ेंगे तो कई घंटा लग सकता है, लेकिन फिलहाल आज इतना ही। वहीं बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने मूर्ति पूजा के बारे में, इनका जो सोच था बिल्कुल पॉजिटिव सोच था, लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन किया है। इनके अनुसार मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखा है कि जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, उनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का भी स्थापना किया है, आपको याद होनी चाहिए, आर्य समाज। और कब किया है, 1875 में, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ठीक है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, महात्मा गांधी, राधा कृष्ण। तो इसका भी आंसर जो है महात्मा गांधी जी ही होंगे, ठीक है। सत्य परम तत्व है। तो अभी जस्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है महात्मा गांधी के बारे में। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, ये 3 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भारत। कहा जाता है गीतांजलि को 1913 में ही जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि पत्रिका पे, ठीक है। एक उपन्यास भी कहा जाए उसको। राधा कृष्ण के बारे में आपको पता ही होगा, डॉक्टर राधा कृष्ण, यह देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और देश के प्रथम सेकेंड राष्ट्रपति भी थे। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण एंड एक प्रथम उपराष्ट्रपति, सेकेंड राष्ट्रपति। इसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6, किसे भारतीय विस्मार के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन बहुत इजी है और आप लोग इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, तो चलिए इसका आंसर आप देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको डिटेल में यदि जानना है तो मैं अलग से इसके बारे में लेक्चर दूंगा। फिलहाल इसके बारे में एक दो फैक्ट आप और अलग से जान सकते हैं। बिस्मार्क का मतलब ये होता है, जर्मनी का एक व्यक्ति था बिस्मार्क, जिन्होंने पूरे जर्मनी जो है कई सारे खंडों में विभाजित था, कई सारे पार्ट्स में वो डिवाइडेड थे जर्मनी, ठीक है। उसको एकत्रित करने में, ठीक है, उनको एकत्रित करने में बिस्मार्क का अच्छा रोल है। और इंडिया जब आज़ाद होता है 15 जून 1947 को, उस वक्त भारत में कई सारे महाराजाओं का राज था। लगभग 565 महाराजे थे, रियासतें थी। मोस्टली 562 रियासतों को भारत का एक हिस्सा बनने के लिए जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है राजी कर दिया जाता है। तो जी हाँ, भारत एक अखंड था, मतलब भारत एक खंडित था, एक खंडित थे, कई सारे टुकड़े हो सकते थे भारत आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया, आज़ादी के बाद। तो वल्लभ भाई पटेल ने इस भारत को एक अखंडता के रूप में लाके खड़ा कर दिया है हम लोगों के बीच में, इसलिए इसको बिस्मार्क की टाइटल मतलब उपाधि दिया जाता है वल्लभ भाई पटेल को। तो वर्तमान में देखा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से तो गुजरात में बहुत बड़ी स्टेच्यू मूर्ति बनाई गई है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही गुजरात में। और देखा जाए 161 मीटर ऊंचाई पर इसके नाम पर एक डैम भी बनाया गया है गुजरात में, नर्मदा नदी पे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में यदि बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। एक गृह मंत्री भी रहे हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी भारत का भगत सिंह। जब इनके द्वारा जब दिल्ली की असेंबली में बम फेंका गया, इनके साथ इनका दोस्त गुटकेश्वर दत्त भी थी। इसी के केस के सिलसिले में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दिया गया। फांसी की सजा के पहले जब इसके माँ इनसे मिलने आए थे, भगत सिंह से इन्होंने एक शब्द कहा था, माँ आप मेरी लाश लेने मत आना, मेरे छोटे भाई को भेज देना। यदि आप रो पड़ी, दुनिया के लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो गई है। तो भगत सिंह के बारे में काफ़ी आपको नॉलेज भी होगा। बाकी फिलहाल इनके द्वारा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापना किया गया 1928 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी फिलहाल इतना जानिए आप, ये व्यक्ति 1921 में ISS की एग्जाम पास किया था। गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट के चक्कर में इन्होंने ISS एग्जाम को मतलब ISS की जॉब को छोड़ दिया था। बाकी कांग्रेस के भी 2 बार अध्यक्ष चुने गए और सुभाष चंद्र बोस को पहली बार इसको नेता की उपाधि जो है हिटलर के द्वारा दिया गया था, जर्मनी के हिटलर के द्वारा दिया गया था। कहा जाता है लास्ट में इसकी जो मृत्यु होता है एक एरोप्लेन की क्रैश की वजह से, एरोप्लेन की दुर्घटना की वजह से 1945 में इसकी डेथ हो जाता है। बाकी बहुत सारे इतिहासकार अभी भी सुभाष चंद्र के बोस पर रिसर्च कर रहे हैं उसकी वास्तविक मृत्यु कैसे हुआ है, राइट। चलिए, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में यदि आप बात करें तो उनके द्वारा कई सारी पत्रिकाएं, मैगजीन एंड संस्थाएं स्थापित किया गया है। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में एक शब्द कहा था, एक सेंटेंस कहा था, बहुत लाजवाब है। क्या कहा था जानते हैं? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके ही रहूंगा। बाकी होम रूल लीग की भी स्थापना की है। केसर हिंदी केसरी पत्रिका भी लिखा, मराठी पत्रिका भी लिखी और इन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखा बाल गंगाधर तिलक ने। और इसकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाता है। उसके बाद इनके नाम पे स्वराज फंड की स्थापना की गई, ठीक है। और स्वराज फंड में कई करोड़ एकत्रित किए गए
जहां 800 स्कूलों की स्थापना इसके फंड से किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा गया है। तो महान वृद्ध पुरुष के रूप में यदि बात करें, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में काफी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बाकी इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस और आपके बीच लेकर आया हूं जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय की बात करें, BHU का नाम सुने होगा आप लोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, जो बनारस में है। तो इन्हीं के द्वारा नाम रखा गया था मदन मोहन मालवीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत का दादा ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। भारत का दादा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो बस यहां देख लीजिए, तो इसका आंसर डी होगा। ये SSC 10+2 के एग्जाम में आई हुई प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के सामान्य बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन सा विख्यात है। तो बस ऑप्शन यहाँ आप देख ही नहीं, ऑप्शन देखते हैं आप सही कर सकते हैं, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। भारत का आकलन की बात करें, सबसे पहले राष्ट्र आय की बात की रही है। ठीक है, तो आकलन महानवोदित दादा भाई नौरोजी, VKR राव एंड सरदार पटेल। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर दादा भाई नौरोजी होगा। कहा जाता है 1867 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने राष्ट्र आय की गणना किया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की भी गणना किया था, जो कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय की बात की गई थी 1867 ईस्वी में। अपनी किताब में इन्होंने चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो पहला ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इससे एग्जैक्टली आंसर भी हम बात करें हमारे प्यारे बच्चों, दादा भाई नौरोजी ही राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया था 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में WC बनर्जी ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है। लॉर्ड सिन्हा, SN टैगोर। ठीक है, उसको WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे बात ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला व्यक्ति जो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी का ही नाम आएगा पहला, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपहरण, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। इसका आंसर क्या देंगे, एग्जैक्टली आंसर इसका यही होगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के अंदर पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इनका चर्चा किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे यदि देखा जिसमें डिटेल में बात करें, इनके बारे में भी आप डिटेल में जान सकते हैं। लाला लाजपत राय, ठीक है, समय गो बैक का नारा लाहौर स्टेशन से जो है
इनके द्वारा काफ़ी उनका विरोध किया गया था सामंत कमीशन के बारे में। ओके, तो जहाँ पे इसके लाठी के प्रहार से इसकी जो है घायल हो जाते हैं, बाद में इसकी डेथ हो जाती है। बाकी लाला लाजपत राय जो हैं एक कांग्रेस की उन्हीं अध्यक्ष रहे कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन 1920 में, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके भी कोई राजनीतिक गुरु थे, जिसका नाम था एमजी रनडे, ठीक है। एमजी रनडे एक गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे, एमजी रनडे, ठीक है, जो प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने में इसका अच्छा योगदान है। बाकी ये हाई कोर्ट के एक जज के रूप में ये अपॉइंटमेंट हुए थे 1897 में, 1893 में। अगला प्रश्न देखिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, WC बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। SSC के एग्जामों में ईस्ट बंगाल में 2010 में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे WC बनर्जी, दादाभाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी। तो अभी जस्ट में चर्चा किया भी था, दादाभाई नौरोजी के द्वारा जो है इसकी चर्चा की गई थी। आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। ये था हमारे प्यारे बच्चों आज का सेशन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कंटिन्यू हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। आप एक विश्वास से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो GS के प्लेटफॉर्म यदि आपको सही चुनना है तो आप अपने हिसाब से मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।